बंधु, आज मैं आपको धान की खेती के लिए पोषक तत्वों का प्रबंध कैसे होना चाहिए इस विषय पर चर्चा करेंगे। इस चर्चा के लिए मैं जिलाजी द्विवेदी, डायरेक्टर जय एग्रीकल्चर क्लासेस, आप लोगों के समक्ष सीधा फील्ड पर आज इस विषय पे जानकारी देने के लिए हम उपलब्ध हुए हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि मृदा में कौन से पोषक तत्व कब और किस मात्रा में डाला जाए और उसके कमी का लक्षण कैसे होता है और उसके कमी के लक्षण के बाद कैसे उसकी कमी को किस उर्वरक के द्वारा उसकी पूर्ति करेंगे, इस विषय पर आज आप लोगों के समक्ष मैं लाइव हुआ हूँ। आज आपको इस विषय में मैं बताऊँगा। सामान्य तौर पर आप लोग किसान भाई जानते होंगे, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास ये हमारे मुख्य पोषक तत्व के रूप में होते हैं। कुछ हमारे द्वितीयक पोषक तत्व के रूप में, जैसे हमारा सल्फर है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ये हमारे द्वितीयक पोषक तत्व के रूप में कार्य करते हैं। कुछ ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो सूक्ष्म मात्रा में इन पौधों के जीवन चक्र को पूरा करने के लिए अपनी अहम भूमिका को निभाते हैं, जैसे आयरन है, मैग्नीज है, जिंक है, कॉपर है, मोलिब्डेनम है। ये सारे तत्व जो सूक्ष्म रूप में पौधों को उपलब्ध होते हैं और पौधों के जीवन चक्र में इनकी भी एक अहम भूमिका होती है। आपको पता होगा, पौधा अपना जीवन चक्र मुख्य रूप से 17 पोषक तत्वों की 17 पोषक तत्वों की उपस्थिति में अपना एक लाइफ साइकिल, अपना एक जीवन चक्र पूरा करता है। इसमें से 3 तत्व मुख्य रूप से कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो प्राकृतिक तौर से प्राप्त करता है, जैसे जल से हाइड्रोजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड मिस उससे CO2 से ये मुख्य रूप से ऑक्सीजन ले सकता है। और इसी के साथ इसमें कार्बन भी ये कार्बन डाइऑक्साइड से प्राप्त कर लेता है और मुक्त ऑक्सीजन से ये मुख्य रूप से ऑक्सीजन लेता है। इस तरीके से कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये तत्व ये मुख्य रूप से जल और वायु के द्वारा ये मुख्य रूप से प्राप्त हो जाता है पौधों को। अब हमको आता है कि प्राथमिक पोषक तत्व मिस देने की आवश्यकता होती है। किसान भाई कभी कभी ये नहीं जान पाते हैं, पौधों में किसी पोषक तत्व की कमी का लक्षण दिखते हैं तो वो तुरंत उसको किसी जो भी नज़दीकी दुकान वाले उनके पास पहुंचते हैं और वहां वो पहुंच करके और उसकी दवा मांगते हैं। तो वो फंजीसाइड दवा या कुछ अन्य प्रकार की दवा उसके लिए देते हैं। वहाँ पर किसान भाई ये नहीं समझ पाते हैं कि हमारी फसल में किसी मुख्य पोषक तत्व या द्वितीयक पोषक तत्व या सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी है। इस विषय पर उनको विशेष जानकारी नहीं होती है। तो आज उसी जानकारी को देने के लिए आप लोगों के समक्ष मैं लाइव हुआ हूँ। तो सबसे पहले हम नाइट्रोजन की बात करते हैं। ज़्यादातर किसान सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन का उपयोग करता है। उसके लिए मुख्य रूप से यूरिया का उपयोग करता है। यूरिया के द्वारा उसको नाइट्रोजन मिल जाता है। DAP का उपयोग करता है। DAP में भी उसको 18% नाइट्रोजन उपलब्ध होता है। और आप जानते हैं, जो भी दलहनी फसल होते हैं उन दलहनी फसल के द्वारा वायुमंडलीय नाइट्रोजन का भी स्थिरीकरण मृदा में होता है। इस प्रकार से और इसी के साथ कार्बनिक पदार्थ में भी आपका FYM है, कंपोस्ट है या अन्य प्रकार के जो भी कार्बनिक पदार्थ, उससे भी मुख्य रूप से उसको नाइट्रोजन मिलता है। तो कभी कभी होता है कि मृदा में नाइट्रोजन की कमी होती है। ज़्यादातर किसान ये जानते हैं कि नाइट्रोजन की कमी से क्या होता है कि पौधों की पत्तियां पीली हो जाती हैं। तो कौन सी पत्ती पीली हो? जब पौधों की निचली पत्ती, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि एक पौधा होता है, इसमें अगर देखेंगे तो ये इसकी पुरानी पत्ती, उसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो ये इसकी मध्य की पत्ती और इसके ऊपर यहाँ आप देखेंगे तो ये आपकी जो एक कल्ले के रूप में नई पत्ती के रूप में यहाँ बीच में दिखाई देता है। तो जो नाइट्रोजन की कमी का लक्षण होता है वो मुख्य रूप से
कहाँ शुरू होता है? पुरानी पत्तियों के सिरे से शुरू होता है। जब वहाँ से पीलापन ना शुरू हो, इससे आप यह समझ जाए कि हमारी मृदा में कहीं ना कहीं नाइट्रोजन की कमी है। तो उसके लिए आप यूरिया का प्रयोग कर दीजिए। यूरिया को आप छिड़काव के रूप में भी और स्प्रे के रूप में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। दूसरा आपका मुख्य आता है मुख्य रूप से फास्फोरस। फास्फोरस का भी आप उपयोग करते हैं ज़्यादातर, और उसके लिए हमारा बहुत सिंपल सा डीएपी या एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट और डीएपी इसके द्वारा करते हैं। अगर इसकी कमी भी के लक्षण भी क्या होता है? मुख्य रूप से मीन्स पत्तियों की जो पुरानी पत्तियां होती हैं, पुरानी पत्तियों पर बैगनी कलर या धीरे धीरे करके वो कांस्य कलर में धीरे धीरे करके वो बदल जाता है। मुख्य रूप से ये बैगनी रंग में पत्तियां कहीं ना कहीं परिवर्तित होने लगती हैं और इस प्रकार से उसका लक्षण प्रकट होता है। और अगर इन तत्वों की कमी होती है तो पौधों का बढ़वार, या मुख्य रूप से धान की बात आप कर रहे हैं तो धान में कल्ले कम फूटते हैं, जड़ों का विकास कम होता है, पौधा वृद्धि विकास कम करता है। तो इसलिए इन सब इनके कमी का लक्षण मुख्य रूप से दिखाई देता है। तो आपको मैं बताया, इसके लिए आप डीएपी और एसएसपी का मुख्य तौर पर उपयोग करेंगे। बाद आता है पोटास का, ये भी आपका मुख्य पोषक तत्व के रूप में आता है। पोटास के भी कमी का लक्षण ये भी पुरानी पत्तियों से ही शुरू होता है, ये भी पुरानी पत्तियों से होता है। और पुरानी पत्तियों में मुख्य रूप से देखेंगे जले जले जैसा ये इसका धब्बे जैसा बनने लगता है, और बाद में ये सूखेपन का जैसा कि जैसे सूखी घास की तरीके या कांच से कलर का ये ऐसा बनता हुआ चला जाता है। ऐसा इसका भी मुख्य रूप से कार्य के रूप में आप कह सकते हैं। तो इसके लिए आप ज़्यादातर एमओपी का उपयोग करते हैं, म्यूरेट ऑफ पोटास। तो म्यूरेट ऑफ पोटास ये भी मुख्य रूप से जो इसमें 60 किलोग्राम पोटास, 60% आप कह सकते हैं कि 100 किलो में 60 किलोग्राम पोटास उपलब्ध होता है। ये चीज़ आप मुख्य तौर पर जान सकते हैं। ये तो आपका था मुख्य। इसके साथ ही साथ धान में ज़्यादातर देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं सल्फ़र की कमी का भी लक्षण दिखता है। तो इसके लिए भी आप सल्फ़र के उपयोग के लिए आप मुख्य रूप से जिप्सम का उपयोग कर सकते हैं, उससे भी आपको मुख्य तौर पर प्राप्त हो सकता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम ये भी द्वितीयक पोषक तत्व के रूप में अहम भूमिका निभाते हैं। जैसे मीन्स क्लोरोफिल के निर्माण के लिए, उसके भी लिए एक अहम रोल इसका होता है। इस प्रकार से नाना प्रकार के इनका उपलब्ध होता है। ऐसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का धान में ज़्यादातर देखा जाता है कि जिंक की कमी से खैरा रोग होता है, और खैरा रोग ये मुख्य तौर पर नई पत्तियों पर इसका लक्षण दिखता है। इसका क्या होता है कि पत्तियों का रंग हरिमहीनता, मतलब कहने कहीं कि पत्तियां हल्का हरा हो जाते हैं, या आप कह सकते हैं कि हल्का सफ़ेद रंग में होता हुआ चला जाता है। बाद में फिर ये भूरे भूरे धब्बे बनते हैं, और धब्बे बड़े आकार में नई पत्तियों से फिर पूरे पूरे पौधों पर ये फैलता हुआ चला जाता है। इसके लिए आप जिंक सल्फेट का उपयोग कर सकते हैं, और जिससे आपका खैरा रोग कहीं ना कहीं आसानी से ठीक हो सकता है। इसके लिए भी आप विशेष तौर पर जानकारी रख सकते हैं। देखिए, ज़्यादातर किसान भाई ये कोशिश करें कि जैसे जब धान लगाना हो या गेहूँ लगाना हो, जो कुछ आपको अगर बुआई करना, उसी समय पोषक तत्वों का एक संतुलित मात्रा, जैसे धान की फसल के लिए 1 हेक्टेयर के लिए 120 से लेकर 130 किलोग्राम नाइट्रोजन और लगभग 60 से 70 किलोग्राम फास्फोरस और लगभग 40 से 50 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता होती है। तो ये चीज़ एक सामान्य एवरेज माना गया है। लेकिन अगर आप मृदा परीक्षण कराते हैं तो मृदा परीक्षण के तौर पर भी वहाँ पर आपको इसका सामान्य लक्षण देखने को मिलेगा। तो वहाँ पर उसकी अगर कमी, भारी मात्रा में कमी है, तो अगर कमी है तो उसको पूर्ण रूप से पूरा करना चाहिए। ये वहाँ पर विशेष ध्यान मुख्य रूप से देना चाहिए। तो अगर आप ऐसा इसमें मुख्य लक्षण के तौर पर अगर आप सही मात्रा में उसका उपयोग कर देते हैं तो ठीक। अगर परीक्षण कराए, देखा उसकी ज़्यादा कमी है, तो पहले उसका एक मानक होता है। जैसे हम एग्जाम्पल बता देते हैं कि नाइट्रोजन
मीन्स 200 लगभग 60 किलोग्राम से 560 किलोग्राम तक एक हेक्टेयर में ये नाइट्रोजन सामान्य तौर पर उपलब्ध होना चाहिए। तो इसको भी कम से कम 300 किलोग्राम पर हेक्टेयर की दर से अगर नाइट्रोजन किसी मृदा में उपलब्ध है तो वह एक सामान्य दर माना जाता है। ये इसके लिए मुख्य तौर पर पहले देखने की आवश्यकता होती है, तो उसको आप मिला लें। और फिर ज़्यादातर की बुआई के समय ही धान लगा रहे हैं तो धान के लगाते समय ही ज़्यादातर आपका जो मुख्य पोषक तत्व है, द्वितीयक है और सूक्ष्म है, उसका सही मात्रा में उपयोग करना चाहिए। अब जैसे उसमें आपको ध्यान भी देना है, यदि आप धान लगाने के पहले अगर आप सनई ढैंचा या हरी खाद के रूप में कोई फसल लिए हैं तो मुख्य रूप से उसमें नाइट्रोजन की मात्रा को कम कर देना चाहिए, क्योंकि ये जितने भी दलहनी फसलें होते हैं ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन का कहीं ना कहीं मुख्य तौर पर उपयोग करते हैं। तो इस पर भी आपको विशेष वहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। ये भी किसान भाई कर सकते हैं कि क्रॉप रोटेशन अपने यहाँ सबसे ज़्यादा धान और गेहूँ का यही अंतराल ज़्यादातर ये मुख्य खाद्यान्न फसल है, इसी के बीच में ये अंतराल कहीं ना कहीं अपनाते हैं। तो इसके बीच में कुछ कम अवधि के लिए मूंग, उड़द इस सब की भी फसलें आती हैं जो मुख्य तौर पर दलहनी हैं और इनका भी आप उपयोग कर सकते हैं। फली को तोड़ लीजिए और फिर उसको खेत में जोत कर मिला दें, इससे भी मुख्य तौर पर उसकी नमी, उससे भी मुख्य तौर पर कार्बनिक पदार्थ और मृदा में नाइट्रोजन वो एक सामान्य मात्रा में मिल जाता है। तो किसान भाई ये पहले ज़रूर जान ले, अगर फसल में किसी प्रकार का कोई अनियमित या कोई भी उसका डिफरेंट दिखता है तो जो भी आपके नज़दीकी जो भी कृषि सलाहकार हों उनसे पहले संपर्क करके और उसकी एक अच्छी जानकारी ज़रूर प्राप्त कर लें। उसके अनुसार ही उसमें दवा और फर्टिलाइज़र का मिश्र उर्वरक का उपयोग करें। अगर ऐसा करते हैं तो आपका लागत भी कम होगा और आपका उपज भी अच्छा बढ़ेगा। मीन्स जिसकी कमी होगी अगर आप तुरंत उसी का उपयोग करते हैं तो शायद उसका बहुत अच्छे तरीके से लाभ हो जाता है। किसान भाई जानकारी के अभाव में विभिन्न प्रकार के दवाओं का उपयोग कर देते हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं उनका जो प्रोडक्शन होता है वो भी कम हो जाता है और मृदा भी प्रदूषित हो जाती है, साथ ही साथ उनका लागत भी ज़्यादातर बढ़ जाता है। तो मेरा यही सलाह है किसान भाइयों से कि पोषक तत्वों का सही मात्रा में उनकी जानकारी होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आज आप लोगों को इस पेज पर इस लाइव वीडियो को देखने के लिए। धन्यवाद।